हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल हमने एक कंप्लीट कर लिया था। क्या क्या चीज़ें वी हैव कंप्लीटेड, जल्दी बताओ। PBR 322 इसकी वर्किंग हमने कंप्लीट कर ली थी। और वर्किंग के साथ साथ देखो बच्चों, एक टर्म आती है यहां पर इंसर्शनल इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हेलो बोथ ऑफ यू, हेलो दिग्विजय। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, अब यहाँ पे देखो, अभी हमने कल बात करी थी, परसों जब भी लास्ट क्लास थी, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट समथिंग दैट जब भी किसी रेजिस्टेंस प्रोवाइडिंग जीन को काट के और उसके बीच में हम हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं, ठीक है। सो उसके बाद में स्ट्रक्चर किस तरह का उसका बन जाता है। देखिए यह है प्रमोटर, कौन सी जीन का। सपोज हमने टेट्रासाइक्लिन की जीन को काटा है, टेट्रासाइक्लिन की जीन को काटा है कौन से एंजाइम से, BAMH1 एंजाइम से। हमने टेट्रासाइक्लिन की जीन को, यहां टेट्रासाइक्लिन की जीन थी, रेजिस्टेंस की जीन थी, इसके ऊपर एक जगह थी BAMH1 की रिकॉग्निशन साइट, इससे हमने काट दिया। तो इस जीन के ऊपर किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर देखोगे यहां एक प्रमोटर है, प्रमोटर के बाद आता है स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल जीन, जो हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में कर चुके हैं। इसके बाद अगला आता है टर्मिनेटर, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस में ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट की जीन इस तरह की थी, जब हमने इसको BAMH1 से काट दिया। अब ऐसी कंडीशन में ये जीन जो है वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकती है, और ये प्रोटीन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस दे सकता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस दे सकता है। हम इसको BAMH1 से कटवा देते हैं। अब कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, प्रमोटर, then we have structural gene, but this structural gene have our gene of interest in between it. और ये हो गया टर्मिनेटर। देखो पहले ये ऐसी जीन थी, अब ये ऐसी हो गई। अब इसमें से भी इसके इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के स्टार्टिंग में भी एक प्रमोटर है, और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के एंड पोर्शन पे भी एक प्रमोटर है। तो अब अगर इस लोअर यानी इस सेकंड कंडीशन से अगर मैं इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करवाना चाहूं, तो क्या ये प्रोटीन प्रोड्यूस हो सकता है, क्या ये प्रोटीन प्रोड्यूस हो सकता है, बताओ चलो। क्या इस जीन से ये प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा था, हमने इसको BAMH1 की एक साइट से काट दिया, जिसकी वजह से ये जीन पहले दो टुकड़ों में टूटी, और फिर उसके बीच में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट करवा दिया। यानी ये फाइनली हमारे पास क्या बनता है, दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट DNA। क्या अब ये रिकॉम्बिनेंट DNA इस प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकता है, यस और नो, बताओ। ये इस प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस अब नहीं मिलेगी। सो because of insertion of gene of interest, because of insertion of gene of interest,
in between the gene of tetracycline resistance, because of insertion of gene of interest in between the gene of tetracycline resistance, the ability of this tetracycline resistance gene is lost. ये एक्टिविटी क्या है इसकी? खत्म हो गई. क्यों खत्म हो गई? क्योंकि इस जीन का जो पार्ट था वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो चुके हैं. और एक प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए हमेशा जीन जो है वो एक सीक्वेंस में होनी जरूरी है. सो दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. दिस इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. यहां पर सेकेंड कंडीशन में इनएक्टिवेशन देखने को मिलेगा. और इनएक्टिवेशन क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक किसी XYZ सीक्वेंस को इस सीक्वेंस के बीच में लाइगेट करवा दिया. ठीक है. सो दिस कंडीशन इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इसके बाद आप लोग एक और चीज पढ़ते हैं. यहां पर आता है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग. इससे आपको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जो ये पिछला मेथड था, दिस इज selection process which is antibiotic based. This is antibiotic based. सेकेंड में जो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग है ये होती है एंजाइम बेस्ड. दिस इज एंजाइम बेस्ड. समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखो, ये एंजाइम बेस्ड जो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग है, इसके लिए वेक्टर कौन सा होता है? इसके लिए वेक्टर होता है PUC19. द वेक्टर इज PUC19. अब PUC19 की फुल फॉर्म क्या है? PUC19 की फुल फॉर्म होती है प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लैब नंबर 19. लैब नंबर 19. सो ये इसका फुल फॉर्म है. इसके ऊपर कुछ जीन्स और कुछ इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है? सो यहां पर एक जीन प्रेजेंट होती है विच इज फॉर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस. ठीक है. और एक साइट यहां पर प्रेजेंट है this site is लैक Z. ये साइट क्या है? लैक Z. Z यानी Z. लैक Z साइट है. ये लैक Z जीन है. लैक Z जीन. और इस लैक Z जीन के ऊपर एक सीक्वेंस है जिसको हम बोलते हैं MCS. MCS क्या होता है? MCS इज मल्टीपल क्लोनिंग साइट. मल्टीपल क्लोनिंग साइट मतलब क्या है इसका? recognition sequence of more than one restriction endonuclease. इसका मतलब क्या है? दिस इज मल्टीपल क्लोनिंग साइट और ये होती हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस ऑफ मोर देन वन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. अब याद करो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम क्या करता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम होता है किसी भी एक वेक्टर को एक पर्टिकुलर जगह से काटना. ठीक है. अब सपोज करिए यहां पर इको R1 की साइट है और मैं इस वेक्टर को इको R1 से कटवा देता हूं.
ठीक है, ई को R1 से मैंने इस वेक्टर को कटवा दिया तो ये लीनियर हो जाएगा। अभी ये क्या है, सर्कुलर है, फिर क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। बट उससे पहले इसके पास और क्या क्या कंडीशन है, ये करते क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस सेम जो है एम्पीसिलिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और लैक जी इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करने का। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है और जिसका आंसर मुझे चाहिए कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो और कहां पढ़ा था हमने, बताओ बच्चों, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम हमने और कहां पर पढ़ा था? कि आज मतलब बहुत ढीले ढीले लग रहे हो तुम बच्चों, क्या बात? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था लैक ओपेरॉन में। याद आया? लैक ओपेरॉन में पढ़ा था हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो याद करो, ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज ओपेरॉन बेस्ड वेक्टर। ये वेक्टर क्या होता है, ओपेरॉन बेस्ड वेक्टर है। और इसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है, ये मेटाबॉलिक सिलेक्शन देता है। मेटाबॉलिक सिलेक्शन मार्कर्स अगला टॉपिक जहां कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक सिलेक्शन मार्कर जो है ये वेक्टर प्रोवाइड करता है। अब इसके लिए देखो, अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज है तो ये डाइजेस्ट किसको करता है, ये डाइजेस्ट करता है एनीथिंग इक्विवेलेंट टू लैक्टोज। लैक्टोज को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में हम मटेरियल कौन कौन से यूज करते हैं बच्चों, तो मटेरियल जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखो मटेरियल यूज करेंगे, सबसे पहला हम यूज करेंगे आईपीटीजी। ये होता है लैक्टोज के जैसा लैक्टोज मिमिक। ये क्या होता है, लैक्टोज का मिमिक फॉर एक्टिवेशन ऑफ लैक्जी वेक्टर। किसके लिए, एक्टिवेशन के लिए, किसकी, लैक्टोज वेक्टर की एक्टिवेशन के लिए। दूसरा, अब ओपेरॉन बेस्ड है, ठीक है, ओपेरॉन बेस्ड है तो मतलब इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा ना, तो एक्टिवेट कौन करता है, आईपीटीजी, यानी ये काम करता है इंड्यूसर की तरह, ठीक है। और दूसरा हम इसमें डालते हैं एक्स गैल। ठीक है, अब एक्स गैल क्या है, ये होता है क्रोमोजेनिक। दिस इज क्रोमोजेनिक, मतलब जब एक्स गैल जो है वो दो मोनोमर में टूटेगा, और टूटने के बाद जब ये दोनों मोनोमर दोबारा इकट्ठे होंगे तो ये बनाते हैं एक ऐसा सब्सटेंस जो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो क्या करता है,
ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। अच्छा, तीसरा इसमें मटेरियल, तो वो वेक्टर यूज होगा, तो इसे हम बोलते हैं लैक्सी वेक्टर। अब देखो प्रोसेस क्या है इसका। हमने सबसे पहले जीन आइसोलेशन करवाई, विद इको R1। हमने जीन आइसोलेशन करवाई है इको R1 एंजाइम की हेल्प से। तो मतलब इसका क्या, जो जीन है इसके दोनों किनारे इको R1 की सीक्वेंसेस को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, इसके दोनों किनारे क्या है, इको R1 की सीक्वेंस को कैरी करते हैं, फ्लैंकिंग रीजन्स को कैरी करते हैं। किसके रिलेटेड फ्लैंकिंग रीजन्स, इको R1 के फ्लैंकिंग रीजन्स। ठीक है, अब फ्लैंकिंग रीजन्स बड़े आराम से काम कर रहे हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम फिर कहां आती है, हमने इस राउंड वेक्टर को, इसके ऊपर जो जीन प्रेजेंट थी किसकी, लैक्सी की, इसको भी इको R1 से कटवा दिया। यहां तो एक तो है बात ठीक, अगर मैं इसको इको R1 की जगह किसी दूसरे एंजाइम से कटवा देता हूं तो ये एंड और इस लैक्सी के जो एंड बनेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे और लाइगेशन नहीं हो पाएगी। चलो ठीक है, हम सही मान के चलते हैं, सब कुछ सेम एंजाइम हमने यूज किया है और जो लैक्सी वेक्टर है ये लीनियर हो जाएगा। लीनियर अगर हो गया तो एक जगह पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, एक जगह पर इसके ORI सीक्वेंस है और एक जगह पर इसके ROP है, प्लस बीच में लैक्सी के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। तो लैक्सी की जो जीन है वो आधी आधी कट जाएगी, आधी इस तरफ और आधी दूसरी तरफ। ठीक है बच्चों, आधी आधी अगर दोनों तरफ कट गई तो क्या ये इस फॉर्म में एक्टिव हो रहेगी, नहीं। और अगर ये एक्टिव नहीं रहती तो ये लैक्सी की जीन जो पहले बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस कर रही थी, क्या ये प्रोड्यूस कर सकती है, क्या ये प्रोड्यूस कर सकती है, ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं हुआ उस कंडीशन में क्या होगा वो अभी देखेंगे। हमने क्या किया, इसको लीनियर करवाया और लीनियर करवाने के बाद ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट थी इसको इस लैक्सी वेक्टर के अंदर डाल दिया। डालने के बाद इसको फिर से सर्कुलर कर देते हैं तो फाइनल रिजल्टेंट हमारे पास कैसा आएगा, एक वेक्टर है जिसके पास ये हिस्सा लैक्सी का, ये हिस्सा लैक्सी का, और जो ये बीच में जीन प्रेजेंट है ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट। आधा हिस्सा यहां चला गया, आधा हिस्सा यहां चला गया, एंड दिस इज इनएक्टिवेटेड, द जीन इज इनएक्टिवेटेड। एम्पिसिलिन की जीन बहुत अच्छे से प्रेजेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओरी सीक्वेंस और ROP सीक्वेंस ये सब कुछ बड़ी आराम से प्रेजेंट है। बट देखने वाली बात यह है कि पिछले स्लाइड में जहां पर यहां ये जो जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करवा रही थी, किधर गया ये रहा, अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अभी हम करते हैं इसकी फाइनल तैयारी की कैसे हमें यह बताएगा कि वेक्टर इसके अंदर चला गया। हम एक प्लेट बनाते हैं और उस प्लेट के अंदर डाल देते हैं हम लैक्टोज, नॉट लैक्टोज, IPTG। हमने यहां पे IPTG डाल दिया और एक्स गैल डाल दिया। इसके ऊपर इन बैक्टीरियाज को हमने ग्रो करवा दिया। वेक्टर है इसमें, अगर इसके अंदर वेक्टर है बट इस कंडीशन का है तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस होगा? तो यहां पर फिर से 3 कंडीशन आ जाती है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3। नंबर 1
वेक्टर ट्रांसफर्ड, दो कंडीशन यस नो। दूसरा वेक्टर कैरी जीन ऑफ इंटरेस्ट, यस नो। बताओ बच्चों कैसे पता लगाएंगे हम कि वेक्टर जो है वो जीन कैरी कर रहे हैं या जीन कैरी नहीं कर रहे। इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, देखो आईपीटीजी लैक ओपेरॉन को एक्टिवेट करता है, आईपीटीजी लैक ओपेरॉन को एक्टिवेट करता है, बट अगर एक्टिवेशन के बाद भी इस कंडीशन में अगर वेक्टर है तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि लैक ओपेरॉन या लैक जी की जो जीन है वो आधी आधी कट गई। लैक जी की जो जीन है वो आधी आधी कट गई, ठीक है। अब वेक्टर ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ इसका पता हमें चल जाएगा कि हम उसको एम्पीसिलिन पे ग्रो करवा देंगे। देखो यहां एक जीन एम्पीसिलिन की भी है, मतलब एम्पीसिलिन से इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। अगर मैं एक और प्लेट बनाता हूं यहां पे और इधर एम्पीसिलिन डाल देता हूं और एम्पीसिलिन जो है इसके ऊपर ग्रो करवाने की कोशिश करता हूं, तो क्या ये ग्रो हो पाएंगे? यस, क्योंकि एम्पीसिलिन की जीन इज ऑल नॉर्मल और ये अपना काम करती रहेगी। एम्पीसिलिन यहां पर ये ग्रो कर जाएंगे, बैक्टीरिया ग्रो, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। क्यों करेंगे बैक्टीरिया ग्रो? क्योंकि एम्पीसिलिन की रेजिस्टेंस नॉर्मल कंडीशन में बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट नहीं होती, बट जैसे ही हम इस वेक्टर को ट्रांसफर करेंगे, इस वेक्टर को जिसके अंदर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस की जीन प्रेजेंट है, बैक्टीरिया को यह एबिलिटी मिल जाएगी कि वह एम्पीसिलिन पे ग्रो करे। अब जो एम्पीसिलिन पे ग्रो कर सकते हैं इसका मतलब उनके अंदर वेक्टर ट्रांसफर हो चुका है, और जो नहीं कर पाते, जो एम्पीसिलिन पे ग्रो नहीं कर पाते, इसका मतलब उनके अंदर प्लाज्मिड वेक्टर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जो ग्रो कर सकते हैं उन बैक्टीरिया को अब हम ट्रांसफर कर देते हैं आईपीटीजी एक्सगैल कंटेनिंग इस प्लेट के ऊपर। हमें अब यह देखना है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर के अंदर लाइगेटेड है या नहीं है। हमें यह पता चल गया कि वेक्टर ट्रांसफर हो चुका है एम्पीसिलिन पे ग्रो करवा के, ठीक है। एम्पीसिलिन पे ग्रो करवा के हमें यह पता चल गया कि बैक्टीरिया जो है वो वेक्टर को कैरी कर रहे हैं, क्योंकि ये वेक्टर उसको एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। जो ग्रो कर रहे हैं उनको हमने आईपीटीजी और एक्सगैल पे ट्रांसफर करवा दिया। अब इस वेक्टर को आईपीटीजी इंड्यूस करेगा, एक्टिवेट करेगा, बट लैक्जी की जो जीन है वो बिल्कुल भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं कर सकती। वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती बच्चों? क्योंकि उसके बीच में हमने हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाला हुआ है। जीन ऑफ इंटरेस्ट की प्रेजेंस की वजह से लैक्जी की जो जीन है वो इनएक्टिव हो गई। इसकी वजह से आईपीटीजी इंड्यूस तो करेगा बट बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं होगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं होगा तो एक्सगैल का ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, एक्सगैल का ब्रेकडाउन नहीं हो सकता।
और एक्स गैल का ब्रेकडाउन अगर नहीं हुआ तो मोनोमर फॉर्म नहीं होंगे, और मोनोमर फॉर्म अगर नहीं हुए तो हमें कोई भी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस देखने को नहीं मिलेगा। और अगर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस देखने को नहीं मिला, इसका मतलब लैक्जी की जो जीन है वो कट चुकी है और वो वापस से रीलाइगेट नहीं हुई है। ठीक है, वापस से रीलाइगेट नहीं हुई है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? वापस से रीलाइगेट भी नहीं हुई। वेक्टर ट्रांसफर हो गया, इसका पता हमने एम्पिसिलिन से लगा लिया, और एक्स गैल ने कोई भी ब्लू कलर नहीं दिया, इसका पता हमने इस मीडियम से लगा लिया। मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड इनसाइड द सेल। और इस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं? दिस इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सो हमें पता चल गया वेक्टर ट्रांसफर्ड, यस। वेक्टर कैरी जीन ऑफ इंटरेस्ट, यस। अब वेक्टर कैरी जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम नो करके देखें, वेक्टर ट्रांसफर हो चुका है, यस, वेक्टर के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इस बात को अभी अभी हमने देखा, हम देखते हैं चलो एक बार कि वेक्टर के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर नहीं है तो क्या है? उस टाइम ये वेक्टर इस तरह का रहेगा। लैक्जी जो जीन है वो बिना किसी प्रॉब्लम के इस जगह पर होगी, एक्टिव होगी और बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करेगी। बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करेगी। बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर प्रोड्यूस होगा तो एक्स गैल ब्रेकडाउन होगा, और एक्स गैल अगर ब्रेकडाउन हुआ तो हमें यह कंडीशन मिलेगी। कौन सा कलर? वी विल बी एबल टू सी ब्लू कलर। मतलब यहां से हमारे पास रिजल्ट निकल कर आता है ब्लू कॉलोनी आर नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। ब्लू कलर्ड क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं, और व्हाइट कलर की जो सेल हैं, व्हाइट कलर की जो कॉलोनी है, ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं। व्हाइट कॉलोनी जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज समझ में आ गई? थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बट क्या समझ में आ गई अच्छे तरीके से? फटाक से मेरे को एक बार ये बता देना, ब्लू कॉलोनीज कब मिलती हैं और व्हाइट कॉलोनीज कब मिलती हैं? अब हमें एक बार पता चल जाएगा किस कंडीशन में हमें ब्लू कॉलोनी मिलती है। हमें उस कंडीशन में ब्लू कॉलोनी मिलती है जिस कंडीशन में वेक्टर तो ट्रांसफर हो चुका है बट उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं है। उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं है। उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है? ब्लू कॉलोनीज। व्हाइट कॉलोनीज कब मिलती हैं? जब वेक्टर तो ट्रांसफर हो चुका है और वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी कैरी करता है। इस कंडीशन में हमें क्या मिलता है? व्हाइट कॉलोनीज मिलती हैं। और वेक्टर ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए हमें उस एम्पिसिलिन जीन जो इस लैक्जी वेक्टर के अंदर प्रेजेंट है उसका सहारा लेना पड़ेगा। ओके गुड बच्चों, एक बार में अगर आपको समझ में आ गया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, इसके आगे हम देखते हैं वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं, वेक्टर फॉर क्लोनिंग। एनिमल एंड प्लांट वेक्टर्स। तो देखो जी, एनिमल्स के लिए वेक्टर को यूज किया जाता है, ये होते हैं रेट्रोवायरसेस। These are
रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं? दीज आर आरएनए कंटेनिंग वायरस। आरएनए कंटेनिंग वायरस जो है, इस आरएनए की क्या क्या कंडीशन होती है? तो आरएनए जो है इसके पास कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहला इन्फेक्शन सीक्वेंस। इन्फेक्शन सीक्वेंस नंबर 1। दूसरी होती है इसके अंदर कैप्सिड प्रोटीन सीक्वेंस। कैप्सिड प्रोटीन सीक्वेंस ये होती है आरएनए के पास, ठीक है। और क्या होता है इसके पास? तो इसके पास होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या है? देखो, इसके पास आरएनए है और एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल होते हैं, तो उनके पास डीएनए और एज जेनेटिक मटेरियल। अब वायरस को अपना डीएनए, अपना आरएनए उसके डीएनए के साथ मिलाने के लिए आरएनए से पहले डीएनए बनाना पड़ेगा। तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले रेट्रोवायरस नंबर 1 इन्फेक्शन कॉज करता है, मतलब एंटर इनटू द सेल। या इसको हम दूसरा बोल सकते हैं, सेंड आरएनए इन द सेल। सेंड आरएनए इन द सेल। दूसरा काम क्या करता है ये? आरएनए टू डीएनए, यानी डीएनए की फॉर्मेशन करता है। तीसरा काम क्या है इसका? लाइगेशन ऑफ वायरल डीएनए इनटू होस्ट जीनोमिक डीएनए। लाइगेशन ऑफ वायरल डीएनए। कौन सा डीएनए? अब ये था आरएनए, आरएनए से बनाया डीएनए। किसका डीएनए? ये डीएनए भी वायरस का डीएनए है, और इस डीएनए को होस्ट के जीनोमिक डीएनए के साथ उसने ऐड कर दिया। और फिर तीसरा, जो ये डीएनए है इसको यूज करके कैप्सिड प्रोटीन और लिपिड को प्रोड्यूस करता है एंड इन्फेक्ट द सेल। और सेल को क्या कर देता है? इन्फेक्ट कर देता है। तो ये है एक प्रोसेस रेट्रोवायरस के काम करने का, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम यहां से प्लांट को मिटा देते हैं। अब देखो, हमने क्या किया? रेट्रोवायरस लिया और उसका जो आरएनए है, ये जो उसका आरएनए है, इसके अंदर ये जो पार्ट है, दिस इज इन्फेक्शियस आरएनए। दूसरा जो पार्ट है कैप्सिड प्रोटीन का आरएनए, यानी इस पार्ट से इन्फेक्शन के एंटीजन प्रोड्यूस होते हैं, इस पार्ट से कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है? जो वायरस का बाहर का प्रोटीन कोट होता है ना, दैट इज कैप्सिड। तो यहां से प्रोटीन के कोट प्रोड्यूस होते हैं। ये हिस्सा किसके लिए है? ये हिस्सा होता है
ट्रांसफरिंग वायरल डीएनए एंड लाइगेशन विद जीनोमिक डीएनए ऑफ होस्ट। ठीक है, तो ये पार्ट है इन्फेक्शन के एंटीजन प्रोड्यूस करने के लिए, ये पार्ट है कैप्सिड प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए, और ये पार्ट अब देखो, कभी भी जब इन्फेक्शन होता है वायरस का किसी भी इंसान की बॉडी में, किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वहां पर ऑब्वियसली आरएनए से डीएनए तो बन जाएगा, वो न्यूक्लियस से बाहर हो जाता है, न्यूक्लियस से बाहर ये प्रोसेस जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये हो जाता है। बट जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट डीएनए होता है, यानी आरएनए से जो डीएनए बनता है उसको न्यूक्लियस के अंदर सेंड करना, और फिर जो यूकैरियोटिक सेल है उसके साथ उसको बाइंड करवाना, उसके साथ उसको जोड़ना, ताकि यूकैरियोटिक सेल उस वायरस के डीएनए को अपना डीएनए समझे, ये प्रोसेस करवाने के लिए ये हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से कैप्सिड प्रोटीन की जीन को डीनेचर कर देते हैं और इन्फेक्शियस आरएनए की जीन को डीनेचर कर देते हैं। हम लेते क्या हैं, सिर्फ दिस पार्ट इज टेकन, हमने यहां क्या क्या ले लिया, तो इसको हम एबीसी मान लेते हैं एक बार के लिए। हमने यहां पर सी पार्ट ले लिया और इसके साथ हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट करवा दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, और फिर इसके बाद में हमने इस वायरस के अंदर इसे डाल दिया, और साथ में इसके दो एंजाइम्स भी हैं। ये एंजाइम्स कौन से हैं, दीज आर फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो अब अगर ये वायरस किसी सेल के अंदर घुसता है, अगर ये वायरस किसी सेल के अंदर एंट्री करता है, तो ये पार्ट जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इस सेल के डीएनए के अंदर लाइगेट नहीं हो जाएगा, है बच्चों। ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो सेल के अंदर घुस के डीएनए के साथ लाइगेट नहीं हो जाएगा। और ये जो लाइगेशन है मेरे बाल को, ये वायरस का जो वायरस एज अ वेक्टर, रेट्रोवायरस एज अ वेक्टर, और यहां पर ये हम यूकैरियोटिक सेल के इंफेक्शन के लिए इस तरीके के वायरसेस को यूज करते हैं। ठीक है, कोई परेशानी? ओके, अगला आता है प्लांट सेल के वेक्टर्स। तो जैसा हमने एनिमल्स में वायरसेस को लिया था, यहां हम लेते हैं एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन क्या है, ये भी एक क्या है, पैथोजन है। ठीक है, नॉर्मल वर्किंग इसकी क्या होती है, ये पैथोजन जो है पहले प्लांट सेल, अरे भाई पहले क्या करता है, ये प्लांट सेल के अंदर ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन जो है वो एंटर करता है। एंटर करने के बाद
इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन के पास इसके नॉर्मल जीनोमिक डीएनए के साथ साथ एक प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। दिस इज नोन एज टीआई प्लाज्मिड। अब ये जो टीआई प्लाज्मिड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? दिस इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। दिस इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन भेजता है सेल, प्लांट सेल के अंदर, और प्लांट सेल के अंदर जैसे ही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन जाता है, या साइड में इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है इसका डीएनए। तो अब एग्रोबैक्टीरियम के पास भी ये एबिलिटी है कि वो इस टीआई प्लाज्मिड को डीएनए के अंदर मैच करवा के छोड़ सकता है। ठीक है। अब इस टीआई प्लाज्मिड में ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड तो इसका फुल फॉर्म है ही, बट इसके साथ टॉक्सिन की जीन्स भी होती हैं। इसके पास क्या होता है? कुछ टॉक्सिक जीन्स भी होती हैं। तो अब जब ये टीआई प्लाज्मिड इसके सेल के अंदर घुस जाएगा और डीएनए के अंदर जाकर खुद को लाइगेट कर लेगा, अब ये जो सेल है ये कैसी हरकतें करेगा? इस पर्टिकुलर सेल की जिसके अंदर एग्रोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन हुआ है, वो ट्यूमर प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। यानी जो ये टीआई प्लाज्मिड है, ये इस पर्टिकुलर प्लांट सेल की सेल साइकिल कंट्रोल को खत्म कर देता है। ट्यूमर प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और सेल साइकिल का जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है। अब जब एक प्लांट, इस प्लांट के अंदर यहां पर हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन का इंफेक्शन दिया और थोड़े से टाइम में यहां पर एक ट्यूमर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। अब ये जो ट्यूमर है इसके अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं और उन्हीं टॉक्सिन की हेल्प से एग्रोबैक्टीरियम सरवाइव करता है। हमने क्या किया? इस टीआई प्लाज्मिड के इस फंक्शन को तो एज इट इज छोड़ दिया और टॉक्सिक की जीन की जगह हमने हमारी जीन इंट्रोड्यूस करवा दी। हमने सबसे पहले एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन, जिसका ये सेंट्रल जीनोमिक डीएनए है, इसके टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया। टीआई प्लाज्मिड के करे दो टुकड़े, एक हुआ इसमें से टीआई और दूसरा हुआ टॉक्सिक। इस टॉक्सिक जीन को हमने किया डिलीट और इसकी जगह पर ऐड कर दिया क्या? जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अब ये नया प्लाज्मिड कैसा बन जाएगा? दिस न्यूअर प्लाज्मिड विल बी टीआई प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट, और इसे हम अब इसके अंदर एंटर करवा देते हैं। ठीक है। तो ट्यूमर भी प्रोड्यूस होगा बट टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? जो इसका प्रोडक्ट है। जो इसका क्या है? प्रोडक्ट। और हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट मिल रहा है। सो ये होता है बच्चों ठीक है। तो ये बच्चों
प्लांट सेल के वेक्टर और एनिमल सेल्स के वेक्टर। इसके बाद आती है कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर्मेशन। कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर्मेशन का मतलब क्या है? कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर्मेशन का मतलब होता है एक सेल को इस तरह से डिजाइन करें, एक सेल को इस तरह से एक्साइट करें कि वो सेल जो है जो हमने प्लाज्मिड वेक्टर फॉर्म किया है उसको रिसीव करे। ठीक है बच्चों, मेकिंग अ सेल एबल टू रिसीव आर्टिफिशियल वेक्टर। अब कैसे करेंगे? तो इसके 4 तरीके हैं। नंबर 1, वेक्टर की हेल्प से हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, हम इसे कैसे कर सकते हैं? तो नंबर 1 आता है यहां पर हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है? CaCl2 एक ही चीज चाहिए मोस्ट कॉमनली। दूसरा, बर्फ वगैरह चाहिए, आइस चाहिए, तो वो कोई बात नहीं, वो इजीली अवेलेबल होती है। मटेरियल्स में, रिक्वायरमेंट्स में हम सिर्फ मेजर चीजों को डालते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को डालते हैं। अब देखो, किसी भी सेल के लिए, किसी भी बैक्टीरिया के लिए, किसी भी एनिमल सेल, प्लांट सेल के लिए कभी भी बाहर से आया हुआ कोई भी प्रोटीन, ठीक है, जब तक वो उसकी खुद की ओरिजिनल बॉडी का ना हो, वो सेल उसे रिसीव नहीं करते। वो उसे क्या मानते हैं? फॉरेन मटेरियल मानते हैं। और हम तो सीधा का सीधा डीएनए डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सेल जो है उसे रिसीव नहीं करेगा। इसके रिसीव करने के लिए, इसको रिसीव करने के लिए बच्चों हमें उस सेल को इस काबिल बनाना पड़ता है कि वो उसे रिसीव करे। इसके लिए हम CaCl2 मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले एक वॉयल ली हमने और उस वॉयल के अंदर हमने सेल्स को डाल दिया। ठीक है, वॉयल्स के अंदर हमने सेल को डाला और सेल को रख दिया हमने सबसे पहले आइस पे, प्लस CaCl2, प्लस क्या? CaCl2। इसको दिया हमने 2 मिनट। ठीक है, अगला प्रोसेस क्या आएगा? अगला ही प्रोसेस किया हमने, इसके अंदर ऐड किया फिर डीएनए। ठीक है, इसके अंदर क्या ऐड किया हमने? डीएनए। और डीएनए ऐड करने के बाद में हमने इसको डाला 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.5 मिनट के लिए। होगा क्या? जो CaCl2 है ये ब्रेकडाउन होता है डाइवेलेंट कैटायन में Ca2 पॉजिटिव, और Ca2 पॉजिटिव जो है वो उसकी आउटर मेम्ब्रेन को पोरस कर देता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन है जिसको पोरस कर दिया गया। और 42 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा? ये मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है और डीएनए बड़ी आराम से अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, सेल के अंदर जो है वो डीएनए चला गया और फिर से हम उसको आइस पे रख देते हैं
नॉर्मली 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर इसका बढ़ाते डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से सेल जो पहले इस कंडीशन में हो गया था वो वापस उसकी जो मेम्ब्रेन है वो रीपोलराइज हो जाए। ठीक है बच्चों, उसकी मेम्ब्रेन जो है वापस से रीपोलराइज हो जाएगी। तो इसमें हमने दो चीजों को यूज किया, हमने टेम्परेचर को यूज किया और दूसरा CaCl2 को यूज हम करते हैं। इससे अगला मेथड आता है जीन गन। और जीन गन की क्या कंडीशन है? तो जीन गन में एक ऊपर होता है चैम्बर, इस चैम्बर में एक नीचे होती है प्लेट और प्लेट के ऊपर होते हैं सेल्स। मोस्टली इसको यूज किया जाता है प्लांट सेल्स के लिए। ठीक है, किसके लिए? प्लांट सेल्स के लिए। बीच में यहां पर होता है एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं गोल्ड पार्टिकल्स। अडेयर्ड विद डीएनए। गोल्ड पार्टिकल जो डीएनए के साथ अडेयर किए गए हैं, ऊपर से फुल स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इन गोल्ड पार्टिकल्स को एक्साइट करेंगे। ये जो प्लेटफॉर्म है ये इलेक्ट्रॉन्स को यहीं पर रख लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेता है और गोल्ड पार्टिकल जो है जाकर बम्बार्ड होते हैं किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। और ये इतनी ज्यादा स्पीड से जाते हैं कि बहुत हद तक ये चांसेस होते हैं, अब स्टेबल होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, बट डीएनए जो ट्रांसफर है वो इनके सेल्स के न्यूक्लियस तक हो जाता है। डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर तक चला जाता है। ये थी बात 2। नंबर 3 प्रोसेस। प्रोसेस नंबर 3 कुछ ऐसा है, ये माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन ये भी मोस्टली प्लांट सेल्स के ये यूज किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जा सकता है बड़ी आराम से ClCl2 मेथड यूज करके। बट ये सेल, इनके पास सेलुलोज है, ठीक है, और बहुत सारे प्लांट सेल ऐसे होते हैं जो सेलुलोज है, कुछ हार्ड कवरिंग्स होती हैं, और यूकैरियोटिक सेल है तो इनके न्यूक्लियस तक डीएनए पहुंचाना थोड़ा टेढ़ा काम है। इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड माइक्रो इंजेक्शन का, इसमें एक पिपेट, इस पिपेट पे यहां पर सेल को हम क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं और फिर एक इंजेक्शन इसके अंदर डाला जाता है विद ठीक है, ये इंजेक्शन नीडल है जिसके ऊपर डीएनए जो है उसको लाइगेट कर दिया गया है, एंड दिस इज पाइपेट। तो ये होता है माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और तरीका आता है जो बैक्टीरिया के लिए यूज किया जा सकता है। जो किसके लिए यूज किया जा सकता है, बैक्टीरिया के लिए यूज किया जा सकता है। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। अब देखो, सपोज
ये एक बैक्टीरिया है प्यूटिडा, और ये बैक्टीरिया जो है रेयर चांसेस में कॉम्पिटेंसी शो करता है। अब कॉम्पिटेंसी मतलब एबिलिटी टू रिसीव द वेक्टर, एबिलिटी टू रिसीव द डीएनए, बहुत लिमिटेड चांसेस में ये शो करता है। तो हम क्या करते हैं, ई कोलाई के अंदर हम ट्रांसफर करवा देते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, प्लाज्मिड विद जीन ऑफ इंटरेस्ट, और इसको हम कॉन्जुगेट करवाते हैं विद प्यूटिडा। यहां से ये जो सेल है ये पिलाई प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज पिलाई? और होता क्या, ये तरीका है बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? दिस इज बैक्टीरियल बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका होता है। ये जो ई कोलाई है, ये जो प्लाज्मिड है, ये इसके पिलाई की हेल्प से ट्रांसफर हो जाता है प्यूटिडा के अंदर। हमने प्यूटिडा को हम चाहते थे कि वो ट्रांसफॉर्म करे, और इसमें ई कोलाई ने हमारी हेल्प करी। तो ई कोलाई इज डोनर, प्यूटिडा इज रिसीवर, और मेथड कॉन्जुगेशन। कोई प्रॉब्लम मेरे वाल को? इसके बाद लास्ट एक टॉपिक है, ये है प्रोसेसिंग ऑफ आरडीटी। तो ये जो हम अभी प्रोसेसेस पढ़ते आ रहे थे, एक्चुअली इन्हीं को एक सीक्वेंस में अगर हम रखेंगे तो यही कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी एक डीएनए को रिकॉम्बिनेंट बनाना और फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करना। दिस इज आरडीटी ओनली। तो इसमें हम प्रोसेस एक बार फिर से बता देता हूं आपको। सबसे पहले होता है सेल ब्रेक, और सेल ब्रेक के 3 एंजाइम्स हैं, वो आप लोगों को पता है कौन कौन से। एक बार ओवरव्यू के लिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है इसलिए। सेल ब्रेक के बाद में होता है डीएनए आइसोलेशन। यानी जब हम सेल ब्रेक करते हैं तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, बाहर की सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होती है, प्रोटीन और आरएनए फिर भी बच जाते हैं, तो हमें डीएनए आइसोलेट करवाना पड़ता है। किसकी हेल्प से? आरएनएज और प्रोटीएज। आरएनएज और प्रोटीएज अगर सेल के टूटे हुए मटेरियल के ऊपर एक्ट करेंगे तो जिंदा क्या बचेगा? सिर्फ डीएनए। तीसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन। ठीक है, और इसके बाद इन दोनों के बाद हम इथेनॉल यूज करते हैं, चिल्ड इथेनॉल, ताकि डीएनए को स्पूल बनाकर निकाला जा सके। तो वो लास्ट क्लास में मैंने करवाया था। डीएनए डाइजेशन के लिए यूज करते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस, और इसका मतलब क्या है? एक बहुत लंबे से स्ट्रेच ऑफ डीएनए को छोटे छोटे पीसीज में काट देगा अकॉर्डिंग टू देयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस। नंबर 4 सेपरेशन। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसकी हेल्प से हमें सपोज ये जीन निकालनी थी, इस जीन को हमने निकाल लिया और इस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। अगला जीन एम्प्लीफिकेशन। with the help of PCR, which is
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर के हेल्प से हमने जीन को एम्पलीफाई करवा लिया। प्रोसेस नंबर 6 इसमें आता है वेक्टर लाइगेशन। वेक्टर लाइगेशन मतलब वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट। प्रोसेस नंबर 7 इसके अंदर आता है कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर्मेशन के बाद अगला प्रोसेस इसमें आएगा, इसकी जगह पर दूसरा प्रोसेस भी यूज किया जा सकता है। सो यहां से एक और में लिख लेते हैं हम वेक्टरलेस ट्रांसफर। वेक्टरलेस ट्रांसफर। अब आती है नंबर 8वीं बात, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स नंबर 9। सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इन लैबोरेटरी। प्रोसेस नंबर 10 होता है इसमें स्केलिंग अप, यानी फ्लास्क टू बायोरिएक्टर। और बायोरिएक्टर के अंदर जब प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो लास्ट प्रोसेस आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का। ठीक है बच्चों, तो दो ही चीजें बचती हैं हमारे पास, एक बायोरिएक्टर बचता है, एक डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बचती है। हाँ जी बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम है मेरे को जल्दी से एक बार बता दो। सो हम अगर कुछ चीज़ है ऐसी तो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, अगर नो प्रॉब्लम। सो बच्चों बाय बाय मेरे लाडले लाडले प्यारे प्यारे बच्चों। दैट वाज मी विजय एंड यू वर ऑन टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू सो मच।